नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर किस तरह आखिर में हिंदी में आया। तो ये चैप्टर लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा। देखिए, पाठ का नाम है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, यानी कि शमशेर बहादुर जी ने अपने हिंदी लेखन के विषय में यहाँ पर कुछ कहा है। यानी कि इससे पहले वो हिंदी नहीं लिखते थे, इससे पहले उनके जो लेखन की भाषा थी वो उर्दू थी या फिर दूसरी जो उनकी भाषा थी वो थी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि क्या एक तरह से क्या इनके जीवन की इस तरह की गाथा रही कि वो हिंदी लिखने लगे और अब हिंदी के प्रसिद्ध लेखक बन गए। तो अपनी पूरी एक तरह से जर्नी उन्होंने यहाँ पर बताई है अपने जीवन की, किस तरह से उन्होंने हिंदी लेखन शुरू किया। और ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी हम आपके सारे चैप्टर जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताया, सबसे पहले हमें चैप्टर को रीड करना होता है, यानी कि आखिर पाठ में क्या लिखा है। पूरा चैप्टर जब हम रीड कर लेंगे, यानी कि एक एक चीज पाठ की हमें समझ में आ जाएगी, उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए सार यानी कि पाठ के सारांश, पाठ से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, इन सभी पर डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमारे पूरे पाठ में क्या है। तो हर बार हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपका चैप्टर जो है पूरी तरह से रीड करा जाए, चैप्टर को पहले पूरी तरह से पढ़ लिया जाए, उसके बाद चैप्टर पर डिस्कस किया जाए, उसके सार को पढ़ा जाए। तो फिर से आज हम आपकी बुक पाठ्य पुस्तिका जो आपकी यहाँ पर है कृतिका पाठ्य पुस्तिका, उस भाग 1 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, चैप्टर को एक बार रीड यहाँ पर कर लेते हैं अच्छे से। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी, और वो अपनी पूरी हिंदी लिखने की जो जर्नी है उस पर वो बात कर रहे हैं, और पहले वो उर्दू के लेखक रहे। तो देखिए क्या कहते हैं शमशेर बहादुर जी अपने पाठ की शुरुआत में, कहते हैं एक बात एक ऐसा जुमला, एक ऐसी बात एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में कुछ 5-7 रुपए लेकर, जो कि मेरे पास थे, उन्हीं को लेकर मैं दिल्ली के लिए पहली बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। क्लास 9 के बच्चे हैं आप, और ये जो आपकी उम्र होती है, ये जो आपकी एक आयु है, इस टाइम पे आप एडोलेसेंस एज में है, किशोरावस्था में है। और इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि सब लोग हमें ही क्यों गलत कहते हैं, सब लोग हम पे ही क्यों उंगली उठाते हैं, सब लोग हमें ही बातें क्यों सुनाते हैं, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं बड़ा हो गया हूं। आपकी नजर में ये है, आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हैं, आप सब चीजें समझ लेते हैं, आपको सब चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, सब लोग आपको क्यों सुनाते रहते हैं, आपको क्यों ताने देते रहते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है, यानी कि इसको तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो अगर हमारे बड़े हमें कुछ समझाते हैं, कुछ हमें कहते हैं, तो कई बार ज्यादातर हमें वो नेगेटिव लगता है, उसको हम नेगेटिव वे में सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर इस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एक तरह से आपको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमें सब कुछ आता है, और फिर भी हमें इतनी सारी बातें सुनाई जाती हैं, फिर भी हमें इतनी सारी चीजें कही जाती हैं। तो इसी एक तरह से जो आपके अंदर चल रही होती है चीजें, कई बार आपके मन को कोई ऐसी बात चुभ जाती है, कोई ऐसी बात लग जाती है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत नासमझी वाले काम करते हैं, कई बार बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको और आपके पेरेंट्स को, यानी कि इस टाइम पर जो दोनों होते हैं, यानी कि बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी,
ये चीज समझनी चाहिए, बच्चों को ये समझनी चाहिए कि अपने माइंड को जितना हो सके पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। एक बच्चे की सुधरने की और बच्चे की थोड़ा सा बिगड़ने की जो एज है वो यहीं पर होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा आपके अंदर एनर्जी जो है वो कूट कूट कर इस टाइम पे भरी होती है, और अगर आपको उस एनर्जी को आप सही वे में लेकर जाएंगे तो आपका पूरा जीवन जो है वो सही हो जाएगा। तो दोनों को थोड़ा सा समझना पड़ता है, पेरेंट्स को समझना पड़ता है। अब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये समझ रहा है, तो इसको चीजें कैसे समझाई जाएं, इसको कैसे बताई जाएं, इससे कैसे बिहेव किया जाए, ठीक है। और बच्चों को समझनी चाहिए कि हमें हर चीज को नेगेटिवली नहीं लेना है। हमें अगर कुछ कहा जा रहा है तो हम उस पर थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा विचार करें और फिर हम रिएक्ट करें। तो देखिए, लेखक जो है यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी, उन्होंने पहली वाली पंक्ति कही है। पहली पंक्ति देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़िए और उसके बाद उसकी पहली पंक्ति पढ़िए। चैप्टर का नाम है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। अपने हिंदी लेखन की पूरी कहानी बता रहे हैं और उसकी पूरी पहली पंक्ति जो है, एक ऐसी बात और एक ऐसा जुमला, एक ऐसी बात और एक ऐसा जुमला, जुमले का अर्थ होता है वाक्य, मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में और कुछ 5-7 रुपए जो मेरे पास थे उन्हें लेकर दिल्ली के लिए जो भी पहली बस मिली उसे पकड़कर मैं चल दिया, चुपचाप मैं उस पर चढ़ गया। तो यानी कि उनको उनकी फैमिली ने शायद कुछ कह दिया होगा, शायद कुछ एक वाक्य, कई बार जैसे मैंने कहा कि कुछ चुभ गया होगा, तो उन्होंने उस पर विचार करने के बजाय, उस पर सोचकर रिएक्ट करने के बजाय, उनकी बातों को समझने के बजाय क्या किया, उनकी समझ में उस टाइम आया कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अब इन लोग के साथ नहीं रहना, मुझे इनके ताने नहीं सुनने। ये आती है ना चीजें दिमाग में कई बार, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें उस चीज को पॉजिटिवली लेना है और अपनी एनर्जी को एक तरह से सकारात्मक रूप से उसको प्रयोग करना है। अपनी एनर्जी का जो यूज है वो पॉजिटिव वे में करना है, नेगेटिव वे में नहीं करना है। अपने दिमाग को गलत जगह पर नहीं लेकर जाना है, उसी पर थोड़ा सा विचार करना है। हम क्या करते हैं, विचार नहीं करते। जैसे यहाँ पर लेखक ने पहली पंक्ति बताई कि मैं जिस हालत में था और जो भी मेरे पास था मैंने उठाया और मैं पहली बस जो दिल्ली के लिए मिली उस पर चढ़कर चला गया। तो देखिए, बहुत कम होता है ऐसा कि ये कदम आपका सही साबित हो, क्योंकि शायद वो जमाना भी और था, वो टाइम अलग था। उस टाइम पे ऐसा कदम उठा दिया, उस टाइम पे लोग अलग थे, सिचुएशंस अलग थी, तो शायद उनका काम बन गया होगा, शायद वो आज इस तरह के लेखक बन गए होंगे। लेकिन आज का समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज का समय सोचने का है, विचारने का है, उसके बाद रिएक्ट करने का है, ठीक है। तो उन्होंने कहा, एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला, मुझे कह दिया गया कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में और जो कुछ भी 5-7 रुपए मेरे पास थे उन्हीं से मैं दिल्ली के लिए पहली बस मुझे जो मिलती थी मैं चुपचाप वहां से चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है। वो कहते हैं कि अब बहुत सुन लिए ताने, बहुत सुन ली बातें, अब मैंने जो काम करना है उस काम को मैंने अभी से शुरू कर देना है और वो काम है पेंटिंग। क्योंकि उनको उस टाइम पे, देखिए, जो एम्स होते हैं ना बच्चों के, वो बदलते रहते हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब आप 13-14 वर्ष के होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर होता है। इस टाइम पे ही आपको बोर्ड एग्जाम्स देने होते हैं, इस टाइम पे ही आपको अपने जीवन के एम्स सेट करने होते हैं। और सबसे मेन चीज जो इस टाइम पे, जो एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के समय में जो आपके एक तरह से हार्मोन्स भी जो चेंज हो रहे होते हैं, तो काफी सारी जो चीजें एक साथ यहाँ पर होती है,
उस चीज से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है इस एज में। तो देखिए, उनका उस टाइम पे शौक था पेंटिंग, बहुत सारी चीजें उस टाइम पे हम जो देखते हैं, हम अगर एक्शन हीरोज को देखेंगे, नहीं मुझे एक्शन हीरो बनना है। अगर आप किसी भी आर्मी मैन को देख रहे हैं, नहीं तो मुझे आर्मी मैन बनना है। अगर आप पायलट को देख रहे हैं, मुझे पायलट बनना है। अगर आप डॉक्टर को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपके दिमाग में उस टाइम पे आती है। तो जो लेखक है उनके दिमाग में और दिल में बस एक ही चीज थी, वो थी पेंटिंग। यानी कि उनको लगता था कि वो पेंटर बनना चाहते हैं और उनको पेंटिंग करना अच्छा लगता है और वो पेंटिंग ही करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब बस इसी की मुझे शिक्षा लेनी है, यानी कि अब मुझे पेंटिंग की ही कोचिंग लेनी है, इसी में आगे बढ़ना है। और फौरन यानी कि तुरंत ही उन्होंने उकील आर्ट स्कूल में नाम भर, मैंने सुन रखा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल का उन्होंने नाम सुन रखा था, बस ये सुना था कि दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ है ये पता नहीं था। उनको पता था, क्योंकि क्या होता है कि जो चीजें आपको पसंद होती हैं आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्योंकि सही जानकारी ना होने पर आपको कई बार इसमें धोखे भी होते हैं। तो जैसे उनको पता था कि दिल्ली में है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, मुख्तसर यानी कि संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप से यानी कि छोटे रूप में वो बताते हैं, कहते हैं कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरे शौक देखकर मुझे बिला फीस के भर्ती कर लिया गया। यानी कि मेरा अब उन्होंने जैसे जैसे स्कूल ढूंढा, उन्होंने कहा मैं ये संक्षिप्त रूप में आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे हुई आगे की चीजें। उन्होंने कहा कि मेरे शौक को देखकर और मेरा टेस्ट लेकर उन्होंने मुझे बिना फीस के वहां पर एडमिशन दे दिया। यहां तक तो वो सही चल रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क, करोल बाग में लंबे सड़क 2-3 जगहों पर उन्होंने 2-3 जगहों पर उन्होंने क्या किया, देखा। उसके बाद उन्होंने करोल बाग में लंबे सड़क पर एक कमरा ले लिया, यानी कि एक कमरा वहां पर उन्होंने ले लिया सड़क के किनारे, और रोजाना वहां से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुंचने लगा। यानी कि और रोजाना वहां से सड़क के किनारे उन्होंने कमरा लिया और वहां से वो रोजाना कनॉट प्लेस की उस जगह पर पहुंचने लगे। तो देखिए, जब वहां पर वो पहुंचने लगे क्लास में, देखिए कुछ कलाकृतियां भी उनकी यहाँ पर दिखाई गई है आपकी पाठ्य पुस्तिका में। तो उन्होंने वहां पर जो क्लास की उन सब में अब उनको लग रहा था कि अब मेरी ये जो कलाकृतियां हैं वो कब प्रकाशित होंगी, कब कुछ कलाकृतियां उन्होंने वहां पर की और उनके अंदर अब एक चीज थी कि ये कब प्रकाशित होंगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी, मतलब उनके मन में एक तरंग थी, एक मौज थी यानी कि एक उत्साह था, और या कोई टीस यानी कि एक दुख होता है ना अंदर कि कुछ मैं छोड़कर आया हूं पीछे, एक टीस उनके अंदर थी। तो उन्होंने चुनाचे यानी कि इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी में जैसी भी कुछ और उर्दू में गजल और के शेर लिखे। उन्होंने क्या किया, अब वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी और उर्दू में क्या करने लगे, गजल और शेर लिखने लगे, और हर चीज और हर चेहरे को बगैर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूं। और देखिए, साथ ही कुछ गजलें और कुछ उन्होंने शेर लिखे, और साथ ही वो हर चेहरे को, हर एक चीज को वो ऐसे देखते थे कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं इसमें और अच्छे से क्या बना सकता हूँ, यानी कि अपनी ड्राइंग के लिए वो देखते थे, या क्या अच्छा पा सकता हूँ या क्या अच्छा पा सकूंगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का
हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम नहीं होता था। तो वो कहते थे कि मेरी आंखें थक जाती थी, मैं बिल्कुल थक जाता था, लेकिन जो चीज थी जिसको मैं देख रहा होता था, उसकी स्थिति, उसकी गति, उसका विशिष्ट आकर्षण कम नहीं होता था। बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई कुछ रुपए भेज देते थे, यानी कि उन्होंने, अब उनके जो भाई थे तेज बहादुर, वो उन्हें कभी कभी कुछ रुपए भेज देते थे। या साइन बोर्ड पेंट करके वो कुछ सहारा कर लेता था, यानी कि जब साइन बोर्ड क्योंकि पेंटर का काम तो वो करते ही थे, तो वो साइन बोर्ड पेंट कर देते थे और उसी से उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। और अब वो कहते हैं कि तब मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि अकेले में अपना रूम ले सके, अकेले में रह सके और अपने तरह से वो जी सके। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ अब एक पत्रकार महोदय आकर रहने लगे। और महाराष्ट्री थे और बेकार थे। 30-40 के बीच में वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते थे। इलाहाबाद माय वीकनेस। तो वो क्या कहते हैं, इस टाइम पे वो बेकार थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, और वो या 30-40 के बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का जिक्र करते थे। जो 30 से 40 का समय था, वहां उस टाइम पर इलाहाबाद की यूनिवर्सिटियों का जिक्र करते थे और कहते थे कि इलाहाबाद इज माय वीकनेस, यानी कि इलाहाबाद जो है वो मेरी कमजोरी है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, मेरा इलाहाबाद से गहरा लगाव है। अंदर से मेरा हृदय भी बहुत उद्विग्न रहता, यानी कि क्योंकि उनको भी अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्रेम था, तो अंदर से वो भी बहुत ज्यादा इस तरह से, एक तरह से उद्विग्न रहते थे, दुखी रहते थे। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी। और वो कहते हैं कि मैं ये सारी चीजें अपने आप पर हावी नहीं होने देता था, क्योंकि मेरे में एक शक्ति थी कि मैं अपने आप को दृश्यों में, चीजों में खो देने की, और दृश्यों में खो देने की, चित्रों में खो देने की शक्ति थी कि मैं किसी भी चीज को देखता था तो उसमें खो जाता था, यानी कि मैं उसको बिल्कुल अपने अंदर समा लेना चाहता था, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे जो उनकी पत्नी थी उनका भी देहांत हो चुका था और अब वो दिल्ली की सड़कों पर एकदम अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। और कहते हैं कि बस मैं हमेशा घूमता रहता था, कभी कविताओं को घसीटता, यानी कि कविताएं कहता, कविताएं लिखता, कभी स्केच बनाते थे, ड्राइंग करते थे, तो उनको कभी कभी लिखता था। और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता था, और जब भी अपने कमरे में आता था तो वहां पर अपने अकेलेपन को खोकर बोर होता रहता था। तो उन्होंने अपने जीवन की बातें यहाँ पर बताई। फिर कहते हैं, मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे। उन्होंने कहा कि मेरे जो मित्र थे, मेरे बीए में, बैचलर में जो मेरे सहपाठी थे, अब वो एमए कर चुके थे, मास्टर्स कर चुके थे, और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी, यानी कि जब दिल्ली में वो रहते थे तो एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी, मिले भी थे। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी जो वलीसा था, संलग्न थे, या कोई पत्रकारी वलीसा यानी कि जरिया खोज रहे थे, या तो वो किसी पार्टी के साथ, कांग्रेस की जो राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में वो थे संलग्न, या फिर वो पत्रकारिता के लिए अपना कोई वलीसा यानी कि जरिया खोज रहे थे, सहारा खोज रहे थे। तो वो कहते हैं, तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। कौन बच्चन?
किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनकी बात की जा रही है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि तभी बच्चन स्टूडियो में आए एक बार, और तब तक क्लास खत्म हो चुकी थी। मैं जा चुका था और वह एक नोट छोड़कर मेरे लिए गए हुए थे। एक नोट छोड़कर गए हुए थे। नोट मतलब लिखा हुआ नोट, पैसों वाला नोट नहीं, लिखा हुआ जो नोट होता है वो नोट छोड़कर गए थे। और लेखक बताते हैं मुझे याद नहीं कि उसमें क्या लिखा था, यानी कि मुझे याद नहीं है कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत ही मुख्तसर सा और अच्छा सा नोट था। एक बार हरिवंश राय बच्चन जी उनके स्टूडियो में आए और उनके लिए, क्योंकि क्लास खत्म हो गई थी, तो वो उनके लिए एक नोट छोड़कर गए। और उस नोट में क्या लिखा था, लेखक कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मुख्तसर सा था और अच्छा नोट था। और फिर वो कहते हैं कि मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। जब मैंने उस नोट को पढ़ा तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस किया। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा, एक तरह से, कि उनका जो ये परोपकार है मेरे पे, जो उनका उपकार है मेरे पे, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। तो वो कहते हैं मुझे ठीक से वो नोट याद नहीं है। और उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि जब वो उस नोट को पढ़ रहे थे तो वो कहते हैं मेरे इस मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी। और वो कहते हैं कि मेरी इस कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए, अब उन्होंने अपनी कृतज्ञता को कैसे व्यक्त किया? अंग्रेजी में अफसोस, लेखक कहते हैं कि वो थी अंग्रेजी में। किसमें थी? अंग्रेजी में। और यहाँ पर इस बात पर वो अफसोस जता रहे हैं कि ये कृतज्ञता अंग्रेजी में व्यक्त की गई थी। और वो कहते हैं ये एक सानेट था। सानेट क्या होता है? एक तुकांत मुक्त छंद होता है। तुकांत मुक्त छंद में फिर कहते हैं उफ, यानी कि वो खुद से वो नहीं लिखना चाहते थे, वो ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो ये सब कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि मैंने एक सानेट लिखा, वो भी अंग्रेजी में, जिसके लिए उन्हें अफसोस है। और वो कहते हैं कि वह भी तुकांत मुक्त छंद में। और मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। गोया का क्या अर्थ होता है? जैसे, यानी कि गोया यानी कि जैसे या मानो, जैसे मैंने मानो उनको अपना जवाब भेज दिया हो। कई महीने निकल गए। लेखक बताते हैं कि इस तरह से जवाब भेजे हुए मुझे कई महीने निकल गए और इस पूरे घटना चक्र में मैं देहरादून आ गया। वो कहते हैं कि इस पूरे घटना चक्र में मैं देहरादून में आ गया और अपने ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा। देखिए, उन्होंने अपने जीवन की एक तरह से पूरी जो व्यथा है कि वो कैसे आखिरकार हिंदी लिखने में आए। अभी तक देखिए उन्होंने अपने जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। शुरुआत में उन्होंने ड्राइंग करनी शुरू की, पेंटिंग करनी शुरू की, उसके बाद उन्होंने गजल शेर लिखने शुरू किए, उसके बाद उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की, उसके बाद उन्होंने सानेट लिखने शुरू किए, और इस तरह से तरह तरह की वो चीजें कर रहे हैं। और लास्ट में अब वो अपने ससुराल, अपनी पत्नी के मायके आ चुके हैं और वहां पर वो एक अपने जो पत्नी के मायके वालों की जो दुकान है वहां पर वो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री करने लगे हैं। यहाँ पर जो दुकान है उस पर कंपाउंड्री करने लगे हैं। और वो कहते हैं और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है जिसको आप लोग अगर चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ रहे होंगे तो आपको एकदम से समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज के बारे में बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत। इबारत यानी कि जो शब्द लिखे जाते हैं, जो एक तरह से वाक्यों की जो बनावट होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स की जो हैंडराइटिंग होती है वो बिल्कुल इस तरह से होती है, उसको केवल एक केमिस्ट ही बहुत अच्छे से समझ पाता है।
तो देखिए वो कहते हैं मुझे इसमें अच्छी खासी महारत हासिल हो चुकी थी और अब वो ये नुस्खे यानी कि जो भी दवाइयां लिखी जाती थी वो आसानी से उन दवाइयों को पढ़ सकते थे। काफी एक्सपीरियंस उन्हें यहाँ पर मिला था इस ड्रगिस्ट की या केमिस्ट की शॉप पर। तो उस टाइम पे वो कहते हैं उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल दी थी। वो कहते हैं ये मेरा सौभाग्य था कि उसी समय जो उनके गुरुजी थे शारदा चरण जी उकील, जो दिल्ली में जो पेंटिंग क्लास थी वो अब देहरादून में खुल चुकी थी और उसे इस बात, यहाँ पर लेखक इस बात को अपना सौभाग्य मानते हैं क्योंकि यही मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। यानी कि देहरादून में वापस आने का मेरा एक यही बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही है, यानी कि कविता और जो कला की दुनिया है वो अभी तक मेरी एकांत की दुनिया रही है और किसी से उसे गरज नहीं है, किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब बहुत कुछ वैसी ही बात है कि मैं अब कहाँ हूँ। यानी कि अब वो खुद से कह रहे हैं कि आखिर अब मैं कहाँ हूँ। क्या मैं ड्राइंग करता हूँ, क्या मैं शेर व शायरी करता हूँ, गजल लिखता हूँ, क्या मैं पेंटिंग्स करता हूँ, क्या मैं एक केमिस्ट हूँ, क्या मैं एक ड्रगिस्ट हूँ, क्या मैं एक अच्छा पेंटर हूँ। तो वो कहते हैं अब मैं कहाँ हूँ। अब वो कहते हैं मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि जो मेरे अंदर का इंटरेस्ट था उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था। जो मेरी दिलचस्पियां थी उन दिलचस्पियों में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। यानी कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं एक पेंटर बनूं, मैं एक केमिस्ट बनूं, मैं एक लेखक बनूं, मैं एक कवि बनूं, मैं एक शायर बनूं या मैं गजल लिखूं। किसी को भी मेरी पर्सनल जो एक तरह से चॉइसेस थी उनसे कोई भी लेना देना नहीं था। और वो कहते हैं मैं मुख खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। अपने बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था कि अगर आपको अपने बड़ों का लिहाज करना है, अगर आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो आप उनके सामने मुंह नहीं खोलेंगे। यानी कि आप उनको जवाब नहीं देंगे, उनके सामने जबान नहीं लड़ाएंगे या आप उनके सामने अपनी कोई बात नहीं रखेंगे खुलकर। तो वो कहते हैं कि ये मेरे एक तरह से मेरे अदब या मेरा लिहाजा था कि मैं उनके सामने मुंह नहीं खोलता था और यही मैंने घुट्टी इसी बात की पी रखी थी कि मैं बड़ों के सामने कोई जवाब नहीं दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता अर्थात जो एकाकीपन है, आंतरिक जो उनका एकाकीपन है का मैं अभ्यासी हो गया था क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। और अब कोई भी, क्योंकि ज्यादातर जो लेखक होते हैं, ज्यादातर जो कविता लिखते हैं, वो सारे जो लोग होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं। उनको एकांत पसंद होता है ताकि वो सोच सके, अपनी कल्पनाओं की उड़ान भर सके, वो किसी टॉपिक पर लिख सके। तो वो कहते हैं कि आंतरिक एकाकीपन का मैं अभ्यासी तो था ही। और कहते हैं लेकिन मैं बहुत अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो गया था और मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था। यानी कि इस एकाकीपन की मुझे आदत तो हो गई थी लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी था, बहुत खिन्न था, यानी कि बहुत एक तरह से इरिटेट हो चुका था और परिस्थिति के सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि मैं स्टेबल होना चाहता था, मैं किसी एक चीज को पकड़ना चाहता था, मैं किसी एक चीज पर काम करना चाहता था, उसी में अपने मन को लगाना चाहता था। देखिए जब क्या होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो तब आपको ज्यादा अकेलापन भी महसूस होता है। आपको लगता है कि हम किसके साथ शेयर करें, अपनी कोई भी बात हम किसके साथ शेयर करें, हम किसको कहें कि मुझे क्या फील हो रहा है। तो
अगर आप किसी अपने फेवरेट लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आप उस तरफ अपने मन को केंद्रित कर पाते हैं, ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं और उसमें अच्छा सोच पाते हैं और दूसरों से सलाह ले पाते हैं, दूसरों से शेयर कर पाते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था, कर्तव्य जहां तक हो सकता था, ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूं ही, कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पालन करने की कोशिश कर रहा था और जहां तक हो सकता था, यानी कि अपने कर्तव्यों से भी मैं एक तरह से निभाने की पूरी कोशिश कर रहा था जहां तक मुझसे हो सकता था। और इसी बीच वो कहते हैं ऐसे में न जाने एक दिन क्यों यूं ही वह सानेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। यानी कि ऐसे ही जब चीजें चल रही होती तो वो कहते हैं जो सानेट मैंने लिखा था, अभी अभी उन्होंने बताया कि वो सानेट भी लिखते थे, तो वो सानेट उन्होंने ऐसे ही बच्चन साहब को पोस्ट कर दिया। बच्चन साहब को पोस्ट किया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 1937 में देहरादून आए और उस समय वो देहरादून आए और वो ब्रजमोहन गुप्त जी के यहाँ ठहरे हुए थे गर्मियों की छुट्टियों में। इत्तेफाक यानी कि एक तरह से ये संयोग ही था कि अब कि यही जो कि अब डॉक्टर हैं ब्रजमोहन गुप्त ने मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिन ब्रजमोहन के यहाँ बच्चन साहब आए हुए थे वो ब्रजमोहन लेखक के भाई, ब्रजमोहन गुप्त लेखक कहते हैं, मेरे भाई यानी कि लेखक के जो भाई हैं के मित्र थे और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी थे। यानी कि जो ब्रजमोहन थे वो लेखक के भाई के मित्र थे और लेखक के पिताजी और उनके पिताजी मित्र थे और पड़ोसी भी थे। तो देहरादून में ही, और साथ ही देहरादून में ही ये सब रहते थे। ब्रजमोहन के साथ बच्चन जी डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिले। अब ब्रजमोहन के साथ बच्चन जी डिस्पेंसरी आकर मुझे मिले और एक दिन मेहमान भी रहे, यानी कि एक दिन वो वहां पर रहे भी उनके साथ मेहमान बनकर। तो इस तरह से काफी चीजें यहाँ पर लेखक शेयर कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। वो कहते हैं यहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे वहां पर बड़े बड़े पेड़ जो है बिछे पड़े थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे। यानी कि एक बार की बात बता रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया था और बच्चन साहब इस तरह से बाल बाल बचे थे और उस सभी चीजों को वो अपना सौभाग्य मानते हैं। और वो कहते हैं कि मैं आज स्पष्ट देख सकता हूँ एक जो तूफान, वो कहते हैं आज मैं इस चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। यानी कि वो इससे भी कहीं बहुत ज्यादा प्रबल था, बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा मजबूत था। पत्नी वियोग में हाल हुआ था और कैसे पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी, निम्न मध्य वर्ग के सन 1930 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ नहीं कर रही होगी, एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपनी जो यहाँ पर शमशेर बहादुर जी यहाँ पर बच्चन साहब की जो पत्नी है, जो उनकी पत्नी है, उनके बारे में कह रहे हैं कि इस मस्त नृत्य, यानी कि मैं आज स्पष्ट देख रहा हूँ जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वो इससे भी प्रबल था, इससे भी ज्यादा कहीं प्रबल था, क्योंकि पत्नी वियोग हाल में ही हुआ था। उनका जो पत्नी वियोग था, उनकी पत्नी की मृत्यु हाल में ही हुई थी। और कैसी पत्नी का वियोग, यानी कि उनकी पत्नी कैसी थी,
कैसी पत्नी का दुख उन्हें हो रहा था? ऐसी पत्नी जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, यानी कि वो बिल्कुल बहुत ही सुंदर उपमा उन्होंने यहाँ पर दी है। वो कहते हैं बिल्कुल इस तरह से उनकी पत्नी थी कि जैसे शिव के साथ पार्वती जी होती हैं, उमा होती है, और आत्मा से वो अर्धांगिनी थी। निम्न मध्य वर्ग के सन 1930 के भावुक आदर्शों, उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी, यानी कि जिस टाइम पे निम्न वर्ग और मध्य वर्ग हर तरह के जीवन की वो संगिनी थी। यानी कि उन्होंने अपने पति की हर सिचुएशन में, चाहे वो उस टाइम पे निम्न श्रेणी के रहे हों, उसके बाद धीरे धीरे वो मध्य वर्ग के रहे हों, और वो कहते हैं कि मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ नहीं रही होंगी। एक निश्चल कवि जिसके आस पास देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कह रहे हैं कि वो कैसे कवि थे। वो निश्चल कवि थे, उनके मन में कोई छल नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। ऐसे निश्चल कवि की पत्नी वो थी। और वो कहते हैं कि वो बात के धनी थे, वाणी के धनी थे, हृदय बहुत कोमल था, संकल्प फौलाद था। संकल्प फौलाद अर्थात वो जो भी सोच लेते थे, जो भी संकल्प कर लेते थे, उसको वो पूरा करके रहते थे, उसको कंप्लीट करके रहते थे, और ऐसे व्यक्ति की वो साथी थी। एक और बरखा याद आ गई। अब वो अपने जीवन की कुछ और बातें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। एक और बरखा याद आ गई, इस देहरादून की सी नहीं। वो कहते हैं कि देहरादून की सी नहीं थी वो वर्षा जो थी, वो देहरादून जैसी नहीं थी, मगर भारी बरसात की झमाझम, लेकिन भारी बरसात की झमाझम थी, बरखा थी इलाहाबाद की। अब देखिए, देहरादून की बारिश की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो इलाहाबाद की वर्षा की बात कर रहे हैं। अब गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त था, मेजबान इसरार कर रहे थे। यानी कि मेजबान यानी कि जो एक तरह से एक मेहमान होता है, एक मेजबान होता है। मेहमान जो आपके घर में अतिथि बनकर आते हैं, और एक जो होता है वो आपका आतिथ्य करने वाले यानी कि स्वागत करने वाले होते हैं, जो आपका वेलकम करने वाले होते हैं। इसरार यानी कि आग्रह कर रहे थे, बार बार एक तरह से आपसे कह रहे थे, भाई इस वक्त कूली न तांगा कैसे जाओगे, कि भाई इस वक्त कूली न तांगा कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा, स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। और उन्होंने क्या किया, जो बच्चन साहब थे उन्होंने क्या किया, अपना बिस्तर जो है वो कंधे पर रखा और स्टेशन की तरफ चल दिए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंच गए। अब वो बताते हैं लेखक कि इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे, यानी कि बच्चन साहब ही मुझे वापस इलाहाबाद खींच कर ला सकते थे। इस संभावना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, यानी कि ऐसी संभावना कि बच्चन साहब मुझे वापस इलाहाबाद यानी कि मेरे घर वापस लाएंगे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने जीवन में जो जो चीजें देखी हैं, जो जो चीजें उन्होंने संघर्ष किया है, जिन जिन चीजों पर, उससे उनको नहीं लगता था कि वो वापस कभी इलाहाबाद जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं इस बात की कल्पना स्वयं भी नहीं कर सकता था, यानी कि मुझे स्वयं भी इस बात पर बिल्कुल सोचा नहीं था कभी मैंने कि मैं वापस इलाहाबाद जाऊंगा। और वो कहते हैं कि और उस पर मैं बच्चन को तब जानता ही कितना था, यानी कि वो मेरे लिए इतना करे या मैं उनकी बात इतनी मानूं, इतना तब मैं उन्हें जानता ही कहाँ था। देखिए, हम किसी को फॉलो करते हैं तब करते हैं जब हम उनसे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा हम उन्हें जानते हैं। तो कहते हैं कि बराए नाम यानी कि थोड़ा बहुत, केवल दिखाने के लिए, केवल नाम के लिए। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे, यानी कि केवल नाम से जानते थे, नाम के लिए जानते थे, लेकिन जो इतना भी परिचय था उसके जो क्षण थे वो बिल्कुल सटीक थे, साफ सुथरे थे।
वो कहते हैं कि वो मात्र क्षण ही नहीं थे, वो आजकल की तरह ही मैं बहुत कम ही आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। वो कहते हैं वो मात्र क्षण ही जो थे वो इस तरह के थे जैसे मैं आजकल ही की तरह ही मैं बहुत कम लोगों के पास जाता हूँ, बहुत कम लोगों से मिलता जुलता हूँ, बहुत कम लोगों से बातचीत करता हूँ। यानी कि लेखक के अंदर ये बात बहुत कम थी कि वो लोगों से बातचीत कम किया करते थे, वो एकांत में रहते थे, जैसे शुरुआत से ही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए अभी तक यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी ने अपने जीवन की काफी सारी बातें आपके साथ डिस्कस की, काफी सारी चीजें यहाँ पर शेयर की है। और जैसे कि पाठ का नाम है आखिरकार किस तरह मैं हिंदी में आया, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। यानी कि हिंदी में आने का जो मुख्य रीजन है वो हम आपके नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो जितना भी आपने यहाँ पर पढ़ा है इसको घर पर जरूर रिवाइज करें, एक बार चैप्टर को घर पर पढ़ें, शेष भाग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।